आजकल की लड़कियां जब दादी माँ बनेंगी तो शायद बहुत स्टाइलिश और फिट होंगी। लेकिन सच बताओ, अगर कोई हमें बोले कि तुम्हारी दादी कभी यंग, स्टाइलिश और फुल स्वैग में थी तो पहला रिएक्शन क्या होगा? इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने उन्हें हमेशा एक ही वर्जन में देखा है। और इसी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट होती है ये स्टोरी। तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम देखेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो एक मेमोरी बेस्ड नरेशन है जहाँ नरेटर अपनी ग्रैंडमदर और उनके बॉन्ड को याद करता है। इस स्टोरी के ऑथर हैं खुशवंत सिंह, जो इंडिया के सबसे प्रोमिनेंट और कैंडिड लिटरेरी वॉइसेस में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म हडाली में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है, और उन्होंने अपनी राइटिंग में पॉलिटिक्स, रिलीजन और ह्यूमन नेचर को काफी डायरेक्ट और ऑनेस्ट तरीके से एक्सप्लोर किया है। उनका सबसे फेमस वर्क ट्रेन टू पाकिस्तान है, जो पार्टीशन की ह्यूमन ट्रेजेडी डिपिक्ट करता है। इसके अलावा उन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, दिल्ली अ नॉवल और अपनी ऑटोबायोग्राफी ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मेलिस भी लिखी है। उन्हें 1974 में पद्म भूषण मिला था, लेकिन उन्होंने उसे 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रोटेस्ट में वापस कर दिया और बाद में 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, जहां नरेटर अपनी ग्रैंड मदर को याद करता है और उनके साथ अपने पूरे रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। नरेटर कहता है कि उनकी ग्रैंडमदर हमेशा से उन्हें एक ओल्ड और रिंकल्ड वुमेन ही लगती है। लोग कहते थे कि वो कभी यंग और प्रिटी भी थी और उनका एक हस्बैंड भी था, लेकिन नरेटर के लिए ये बातें बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। अपने ग्रैंडफादर की फोटो देखकर भी उसे अजीब लगता था। वो इतने एजेड लगते थे कि इस बात पे यकीन ही नहीं होता था कि वो कभी किसी के हस्बैंड या फादर भी रहे होंगे। नरेटर को लगता था कि वो शायद डायरेक्ट दादाजी ही पैदा हुए होंगे। इसीलिए नरेटर को अपनी ग्रैंडमदर का भी यंग होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। जब ग्रैंडमदर अपने बचपन के गेम्स के बारे में बताती थी तो नरेटर को वो बातें भी थोड़ी अजीब और उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से इनडिसेंट लगती थी। सबसे पहले नरेटर हमें अपनी ग्रैंडमदर का एक क्लियर इमेज देता है। वो छोटी सी, थोड़ी मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। उनका चेहरा पूरा रिंकल से भरा हुआ था और उनके सफेद बाल उनके चेहरे पर बिखर जाते थे। वो हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी। उनका एक हाथ कमर पर रहता था और दूसरे हाथ में रोजरी के बीड्स घुमाते हुए प्रेयर्स मम्बल करती रहती थी। नरेटर कहता है कि वो ट्रेडिशनली प्रिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। ये ब्यूटी फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल है। उनका चेहरा नरेटर को एक विंटर लैंडस्केप जैसा लगता था, शांत, सीरीन और बिल्कुल कंपोज्ड। अब स्टोरी हमें ले जाती है नरेटर के बचपन में, जब उनके पेरेंट्स शहर चले गए थे और उनको उनकी ग्रैंडमदर के पास गांव में रहने के लिए छोड़ गए थे। ये उनके रिलेशनशिप का सबसे स्ट्रॉन्ग फेज था। ग्रैंडमदर सुबह नरेटर को उठाती थी और उसे स्कूल के लिए रेडी करती थी। वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर एक ही रिदम में बोलती रहती थी, इस उम्मीद में कि नरेटर उसे सुनकर शायद याद कर ले। लेकिन नरेटर बस उनकी आवाज सुनना पसंद करता था, सीखने की कोशिश नहीं करता था। फिर वो उसका वुडन स्लेट, इंक पॉट और पेन तैयार करके बंडल में बांध कर उसे दे देती थी। ब्रेकफास्ट में वो उसे एक थिक स्टेल चपाती देती थी, जिसमें बटर और शुगर लगा होता था, और स्कूल जाते वक्त वो अपने साथ कुछ और चपातीस ले जाती थी, जो वो रास्ते में विलेज डॉग्स को खिलाती थी। ग्रैंड मदर हमेशा नरेटर के साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल के साथ मंदिर अटैच था। वहाँ पे प्रीस्ट बच्चों को अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था, और जब बच्चे वरांडा में बैठकर कोरस में पढ़ते थे तब ग्रैंड मदर अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। जब दोनों का काम खत्म हो जाता था तो वो साथ में घर वापस आते थे। वापसी पे उन्हें फिर से विलेज डॉग्स मिलते थे और चपाती के लिए लड़ते झगड़ते हुए उनके पीछे घर तक आते थे। यहाँ क्लियरली दिखता है कि उनकी लाइफ का सेंटर दो चीजें हैं, गॉड और दूसरों की केयर। वो सिर्फ नरेटर के लिए ही नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी उतनी ही केयरिंग है। इससे ये समझ आता है कि ग्रैंड मदर का करेक्टर डीपली सेल्फलेस और काइंड है। जब नरेटर के पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने उन्हें भी वहां बुला लिया। यही उनके रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट था, और यहीं से उनके रिलेशनशिप में धीरे धीरे डिस्टेंस आना शुरू होता है। अब नरेटर स्कूल बस से स्कूल जाता है और वहां वो इंग्लिश, साइंस, लॉ ऑफ ग्रेविटी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसे सब्जेक्ट पढ़ता है, जो ग्रैंडमदर के लिए बिल्कुल एलियन है। वो ना उनके साथ स्कूल जा सकती है और ना ही उनकी स्टडीज में हेल्प कर सकती है। सड़कों पर डॉग्स भी नहीं थे, इसीलिए वो कोर्टयार्ड में बर्ड्स को फीड करने लगी। उन्हें यह भी पसंद नहीं आता था कि स्कूल में गॉड या स्क्रिप्चर्स का कोई रोल ही नहीं है और म्यूजिक सिखाया जाता है, जो उनके हिसाब से गवैयों और भिखारियों का काम है और जेंटलमैन के लिए नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कंप्लेन नहीं करती। यहीं से उनका कैरेक्टर और क्लियर होता है। वो चीजों को क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेती है बिना रेजिस्ट किए। जैसे जैसे नरेटर बड़ा होता है ये डिस्टेंस और बढ़ता जाता है। जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो उसे एक अलग रूम मिल जाता है और उनके बीच का जो डेली कनेक्शन था वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब ग्रैंडमदर ज्यादा बात नहीं करती, वो ज्यादा टाइम अपनी स्पिनिंग व्हील के पास बैठी रहती हैं और प्रेयर्स करती हैं। सिर्फ दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती हैं, जब वो स्पैरोज को खाना खिलाने आती हैं। थोड़ी ही देर में हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स उनके आसपास जमा हो जाती थी, कुछ उनके पैरों पर, कुछ कंधों पर और कुछ सर पर भी बैठ जाती थी। वो बस मुस्कुराती रहती थी, कभी उन्हें भगाती नहीं थी, और ये उनके दिन का सबसे खुश वक्त होता था।
जब नरेटर ने अब्रॉड जाने का डिसीजन लिया, उसे लगा कि ग्रैंडमदर अपसेट होंगी क्योंकि वो 5 साल के लिए दूर जा रहा था। लेकिन ग्रैंडमदर बिल्कुल इमोशनल नहीं हुई। वो उसे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस प्रेयर्स में लगी रही। जाते वक्त उन्होंने चुपचाप उसके फोरहेड पर किस किया। ग्रैंडमा की एज देखते हुए नरेटर को लगा था कि शायद ये उनकी लास्ट मीटिंग है। लेकिन जब वो 5 साल बाद वापस आता है तो ग्रैंड मदर जिंदा होती है और उसे रिसीव करती है। वो बिल्कुल नहीं बदली थी, अब भी कम बोलती थी और प्रेयर्स में ही बिजी रहती थी। और उस दिन भी उनके सबसे हैप्पी मोमेंट्स स्पैरोस को खिलाने में ही गुजरे। लेकिन शाम होते ही ग्रैंडमदर के बिहेवियर में एक चेंज आता है। इस बार वो प्रे नहीं करती, बल्कि मोहल्ले की औरतों को बुलाकर एक पुराना ड्रम लेकर गाने लगती हैं, जैसे किसी वॉरियर के घर आने का सेलिब्रेशन हो। वो काफी देर तक गाती रहती है और घर वालों को उन्हें रोकना पड़ता है। ये पहली बार था जब उन्होंने प्रे नहीं किया। अगली सुबह वो बीमार पड़ जाती हैं। डॉक्टर कहता है कि ये बस माइल्ड फीवर है, लेकिन ग्रैंडमदर को लगता है कि उनका अंत नजदीक है। वो कहती हैं कि अब वो अपना टाइम बातें करने में वेस्ट नहीं करेंगी और जितना वक्त बचा है वो सिर्फ प्रेयर्स में ही बिताएंगी। उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। वो शांत होकर बेड पर लेटी रही और रोजरी के बीड्स घुमाते हुए प्रेयर्स करती रही। फिर अचानक उनके होंठ रुक गए और रोजरी उनके हाथों से गिर गई। उनके चेहरे पर एक शांत सी पैलर यानी पीलापन आ गया और ये क्लियर हो गया कि उनका देहांत हो चुका है। उन्हें बेड से उठाकर रेड श्राउड से ढक के जमीन पर लटाया जाता है और फैमिली उनका लॉस मोर्न करती है, यानी दुख मनाती है। कुछ देर बाद जब उन्हें क्रिमेशन के लिए ले जाने का टाइम आता है तो पूरा वरांडा और रूम हजारों स्पैरो से भर जाता है। सबसे अजीब बात यह थी कि बर्ड्स की कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। उन्हें ग्रैंडमा के अंदाज में तोड़ के ब्रेड भी दी गई, लेकिन स्पैरोज ने उसे छुआ तक नहीं। और जब ग्रैंडमा को ले जाया गया तो सारी बर्ड्स चुपचाप उड़ गई। अगली सुबह तक वो ब्रेड क्रम्स जैसे के तैसे ही पड़े रहे, जिसे बाद में सफाई करके हटा दिया गया। ये मोमेंट सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये डीपली सिंबॉलिक है। जैसे नेचर भी एक सेल्फलेस, प्योर और सर्विट्यूड से भरी इंसान की डेथ को रिस्पेक्ट कर रहा हो। और यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर ओवरऑल देखें तो ये स्टोरी इनोसेंस, लव, कनेक्शन और एक्सेप्टेंस के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। नरेटर और ग्रैंडमा के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग है, लेकिन टाइम और इन्वायरमेंट के चेंज के साथ वो नेचुरली इवॉल्व होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीवी सीरियल्स की तरह दादी और पोते के बीच में कोई ड्रामा नहीं है। यहाँ बस धीरे धीरे आता हुआ एक क्वाइट चेंज है। स्टोरी के एंड में सैडनेस है, लेकिन उससे ज्यादा एक एक्सेप्टेंस है। नरेटर को पता है कि उनकी ग्रैंडमदर ने एक पूरी और मीनिंगफुल लाइफ जी है, और शायद इसीलिए वो ग्रीफ से ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करता है। आखिर में एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन भी आता है। नरेटर की लाइफ पे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस स्कूल, बुक्स या पेरेंट्स का नहीं, बल्कि उनकी ग्रैंडमदर का ही था। वो बचपन से एडल्टहुड तक हमेशा उसके साथ ही रही थी और उनकी पर्सनैलिटी को शेप भी किया था। इसीलिए ये स्टोरी सिर्फ एक ग्रैंडमदर की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो क्वाइटली हमारी लाइफ को शेप करते हैं, और जब वो चले जाते हैं उसके बाद भी उनकी वैल्यूज हमारे साथ ही रह जाती हैं। अब फटाफट इस चैप्टर में एक्सप्लोर थीम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला थीम है इनोसेंस और परसेप्शन का। नरेटर अपनी ग्रैंडमदर को कभी यंग इमेजिन नहीं कर पाता, क्योंकि उसने उन्हें हमेशा एक ही फॉर्म में देखा है। इससे ये समझ आता है कि हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वो हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है लव और कनेक्शन। ग्रैंडमदर और नरेटर के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो बिना ज्यादा वर्ड्स के भी एग्जिस्ट करता है। ये कनेक्शन लाउड नहीं है, लेकिन डीपली प्रेजेंट है। तीसरा थीम है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। विलेज से सिटी शिफ्ट होने के बाद दोनों की लाइफ और थिंकिंग अलग हो जाती है। ग्रैंडमदर गॉड और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी रहती हैं, जबकि नरेटर मॉडर्न एजुकेशन और साइंस की तरफ बढ़ता है। एक और इम्पोर्टेंट थीम है चेंज और डिस्टेंस का। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है उनका रिलेशनशिप नेचुरली चेंज होता है। कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक इमोशनल डिस्टेंस जरूर आ जाता है। और एंड में आता है एक्सेप्टेंस का थीम। ग्रैंडमदर अपनी डेथ को भी कामली एक्सेप्ट करती हैं और नरेटर भी इस लॉस को क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ ग्रीव से ज्यादा एक सेंस ऑफ पीस और कंप्लीशन फील होता है। अब देखते हैं ग्रैंडमदर और नरेटर का कैरेक्टर एनालिसिस। ग्रैंडमदर एक डीपली स्पिरिचुअल और सेल्फलेस वुमेन है, जिनकी लाइफ गॉड, रूटीन और केयर के अराउंड सेंटर्ड है। वो नरेटर के लिए सिर्फ एक केयर गिवर नहीं है, बल्कि एक कांस्टेंट इमोशनल सपोर्ट है, जो हर स्टेज पर उनके साथ रहती हैं। उनका कैरेक्टर पेशेंस और डेडिकेशन से डिफाइन होता है। वो नरेटर का इंतजार करती हैं, उसकी देखभाल करती हैं और अपनी पूरी लाइफ उसके अराउंड ऑर्गेनाइज कर देती हैं। साथ ही उनका कनेक्शन सिर्फ इंसानों तक लिमिटेड नहीं है। डॉग्स और स्पैरोस के साथ उनका बॉन्ड क्लियरली दिखाता है कि वो हर लिविंग बीइंग के लिए इक्वली केयरिंग है। इससे ये क्लियर होता है कि उनका कैरेक्टर डीपली काइंड और सेल्फलेस है। उनकी स्पिरिचुअलिटी भी उनकी पर्सनैलिटी का कोर पार्ट है। वो कॉन्स्टेंटली प्रेयर्स में रहती हैं और लाइफ के हर फेज को क्वाइटली एक्सेप्ट करती हैं, चाहे वो चेंज हो, डिस्टेंस हो या डेथ। वो कभी रेजिस्ट नहीं करती, बस एक्सेप्ट करती हैं, जो उनकी इमोशनल मेच्योरिटी दिखाता है। इस स्टोरी में उनका कैरेक्टर सिंप्लिसिटी, प्योरिटी और एक्सेप्टेंस को सिंबलाइज करता है। अब बात करें नरेटर की, तो वो एक इनोसेंट बच्चे के रूप में स्टार्ट करता है, जो अपनी ग्रैंडमदर को एक फिक्स्ड इमेज में देखता है। उसके लिए ग्रैंडमदर हमेशा से ओल्ड ही रही हैं और वो इमेजिन भी नहीं कर पाता कि वो कभी यंग रही होंगी।
होगी। ये उसकी चाइल्ड लाइक इनोसेंस और लिमिटेड परसेप्शन को दिखाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो मॉडर्न एजुकेशन और इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ता है और उनके बीच का बॉन्ड धीरे धीरे चेंज होने लगता है। लेकिन ये डिस्टेंस कभी डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। नरेटर हमेशा अपनी ग्रैंडमदर की रिस्पेक्ट करता है और उनकी काइंडनेस को वैल्यू करता है। वो उन्हें सिर्फ एक ओल्ड रिलेशनशिप के रूप में नहीं देखता, बल्कि उनकी इनर ब्यूटी और प्योरिटी को समझता है। इसीलिए वो उन्हें ब्यूटीफुल कहता है, जो फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल अप्रिसिएशन है। स्टोरी के एंड तक नरेटर इमोशनली मेच्योर हो जाता है। वो ग्रैंडमदर की डेथ को एक्सेप्ट करता है और ग्रीफ के बजाय ग्रेटिट्यूड फील करता है। उसकी जर्नी डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस तक है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी पर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उसकी ग्रैंडमदर का ही रहता है। अगर टाइटल के मीनिंग की बात करें तो ये सिर्फ एक सिंपल डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि एक डीपर रिप्रेजेंटेशन है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी की पिक्चर या इमेज, लेकिन यहाँ ये फिजिकल अपीयरेंस तक लिमिटेड नहीं है। ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट है। स्टोरी में नरेटर अपनी ग्रैंडमदर का सिर्फ बाहरी रूप नहीं दिखाता, बल्कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी वैल्यूज और उनकी लाइफ को प्रेजेंट करता है। ऑथर उनकी सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फलेसनेस और उनका क्वाइट एक्सेप्टेंस मिलाकर एक कंप्लीट पोर्ट्रेट बनाते हैं। इसीलिए ये टाइटल इंडिकेट करता है कि ये स्टोरी एक लेडी की लाइफ की डिटेल्ड और लेयर्ड इमेज है, जो सरफेस से ज्यादा डीप है। अब यहाँ लेडी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक एल्डरली वुमेन को रेफर नहीं करता, बल्कि उनकी डिग्निटी, ग्रेस और प्योरिटी को हाईलाइट करता है। तो ये था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक करके आप इस चैप्टर के कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।